अरविंद केजरीवाल साहब के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर खाने हलचल मची हुई है। कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में केजरीवाल की पैरवी कर रहे हैं। शीर्ष अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के चलते ही स्पेशल बेंच ने सर जी को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी है ताकि वे चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हो सके। अब केजरीवाल इसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी को सबसे बड़ा इनाम देना चाहते हैं। केजरीवाल का मानना है कि अभिषेक सिंघवी की दलीलों के कारण ही शीर्ष अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से संसद के उच्च सदन से इस्तीफा देने का आग्रह किया है ताकि आपके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को पार्टी के दिल्ली कोटे से राज्यसभा भेजा जा सके। स्वाति मालीवाल ने जनवरी में ही आपकी ओर से राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सीएम केजरीवाल ने अब स्वाति मालीवाल से राज्यसभा की सदस्यता त्यागने का आग्रह किया है। केजरीवाल सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को दिल्ली से राज्यसभा भेजना चाहते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से स्वाति मालीवाल को यह संदेश भिजवाया है। मालीवाल इसी बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके शीश महल पर गई थी। बड़ा आरोप है कि वहां केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्वाति मालीवाल को संदेश भिजवाया गया है कि उनको पंजाब से राज्यसभा में भेजा जाएगा। आपका मानना है कि पंजाब से पार्टी के कोटे से राज्यसभा भेजे गए पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह उच्च सदन से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में स्वाति मालीवाल को पंजाब से राज्यसभा में एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि स्वाति मालीवाल ने इसे गलत तरीके से लिया और उन्हें लगा कि पार्टी उन्हें किनारे कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो स्वाति मालीवाल इसी सिलसिले में सीएम केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास पर गई थी, जहां उनसे विभव कुमार ने कथित तौर पर बदसलूकी की। स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल आवास पर हुई मारपीट वाला विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार 13 मई 2024 को पुलिस के पास उनके नाम से एक कॉल आई कि उनके साथ मारपीट हुई है। उसके बाद खुद स्वाति मालीवाल भी पुलिस थाने तक पहुंची, लेकिन शिकायत कराती उससे पहले उन्हें एक कॉल आ गया और वो तुरंत बाहर चली गई। उसके बाद वो लौटकर नहीं आई। पूरी खबर पर संदेह किया जाता है। इससे पहले ही आप सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आए और बोले कि आप स्वाति के साथ हैं। वहीं स्वाति मालीवाल के पूर्व पति ने इस संबंध में वीडियो बनाकर पूरे हमले को साजिश करार दिया और अपनी पूर्व पत्नी की जान को खतरा तक बताया। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए यह स्पष्ट लग रहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर बदसलूकी हुई। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में अभी स्वाति खुद चुप क्यों हैं? उन्होंने अभी तक अपने ऊपर हुई घटना के बारे में किसी को क्यों कुछ नहीं बताया? यह बड़ा सवाल है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट पर बड़ा खुलासा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में केंद्र में विभव कुमार है, जिन पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उन्होंने जेल प्रशासन को उन 6 लोगों की लिस्ट दी थी जिनसे वो मिलना चाहते थे। इस लिस्ट में विभव कुमार का नाम भी था। यह वही विभव कुमार है जो 1 दशक से केजरीवाल का निजी सचिव है। यह केजरीवाल के साथ मिशनरी ऑफ चैरिटी से ही है, यानी तब से हैं जब से केजरीवाल राजनीति में नहीं आए थे। फिर जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने विभव कुमार को अपना निजी सचिव बना लिया और उसे कैबिनेट मंत्रियों को अलॉट होने वाला बंगला टाइप 6 दिया, जबकि मुख्यमंत्री के निजी सचिव को टाइप 3 का बंगला ही मिल सकता है। और केजरीवाल ने उसे अपने शीश महल के ठीक बगल वाला बंगला अलॉट किया। विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती कई साल पुरानी है।
द प्रिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल कई सालों से साथ में काम कर रहे हैं। विभव वीडियो जर्नलिस्ट थे। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मैगजीन निकालती है। इस मैगजीन के लिए विभव ही वीडियो एडिट किया करते थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन वही संस्था है जिसने 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। समय के साथ दोनों की दोस्ती और गहरा होती चली गई। बताया जाता है कि केजरीवाल का डेली रूटीन भी विभव कुमार ही डिसाइड करते हैं। विभव कुमार को केजरीवाल का राइट हैंड माना जाता है। बताया जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त केजरीवाल जब पंजाब जा रहे थे तब उनके दांत में दर्द उठा। तब कुमार ने ही तुरंत उनके लिए खाने की व्यवस्था की ताकि वो दवा ले सके। यह दिल्ली के मुख्य सचिव पर भी केजरीवाल के आदेश पर हमला कर चुका है और जब केजरीवाल ने इसे अपना पीए नियुक्त किया तब इसने जो जानकारी सरकार को दी उसमें इसने यह जानकारी छुपा ली कि इसके खिलाफ यूपी में 2 क्रिमिनल केस दर्ज है, जिसमें एक महिला तथा एक दूसरे व्यापारी के साथ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज है। उसके बाद विजिलेंस विभाग की सिफारिश पर इसे बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन यह इतना ताकतवर है और न जाने केजरीवाल की कौन सी कमजोरी इसके पास है कि बर्खास्तगी के बावजूद यह केजरीवाल का पीए बना हुआ है। अब आप सोचकर बताइए, एक पीए मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में मुख्यमंत्री की ही रिश्तेदार और एक महिला सांसद को क्या बिना मुख्यमंत्री के आदेश से पीट सकता है? जबकि मुख्यमंत्री के बंगले में ही पुलिस की 8 सशस्त्र गार्ड, जिसमें 2 डिप्टी एसपी रैंक के, 4 इंस्पेक्टर रैंक के, 8 सब इंस्पेक्टर रैंक के, 12 एएसआई, 30 से ज्यादा जवान रहते हैं और Z+ सिक्योरिटी के कमांडो के जवान मौजूद रहते हैं। एक सेकेंड में मुख्यमंत्री के आदेश पर कमांडो विभव कुमार को दबोच लेते, लेकिन फिर भी स्वाति मालीवाल को 2 बार 100 नंबर पर फोन करना पड़ा और अब पता चलता है कि कल से स्वाति मालीवाल की लोकेशन पुलिस को नहीं मिल रही, उनका फोन भी बंद आ रहा है। खैर, आपका क्या कहना है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अपनी आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में सीएम केजरीवाल को यह राहत दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मेरा मानना है कि यह कोई नियमित फैसला नहीं है। इस देश में बहुत से लोग मानते हैं कि विशेष छूट दिया गया है। अभी वह अरविंद केजरीवाल एक और मुद्दे स्वाति मालीवाल हमले में फंसे हुए हैं, उन्हें इससे मुक्त होने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से कहा था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो भविष्य में अदालत के सामने ऐसे नेताओं के आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी जो चुनाव के दौरान प्रचार के लिए जमानत मांगने अदालत पहुंचेंगे। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने उनकी दलील को नजरअंदाज कर दिया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाए आरोपों का जवाब दिया है। न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए मेरे पास एक बुरी खबर है कि 2029 के बाद भी पीएम मोदी ही बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा था कि आप संयोजक को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के सामने कुछ शर्तें भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। इसके साथ ही वे अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे। अरविंद केजरीवाल आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने के लिए एक याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे जरा भी तवज्जो नहीं दी। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया और कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकता है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के हिरासत में रहने की वजह से वे मुख्यमंत्री पद के संवैधानिक दायित्व को निभाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए उन्हें इस पद पर रहना चाहिए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हिरासत में रहते हुए केजरीवाल का सीएम पद पर रहना या न रहना नैतिकता का सवाल हो सकता है, पर ऐसा कानूनी अधिकार नहीं है जिसका हवाला देकर उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की जाए। कोई एक्शन लेना है तो एलजी ले, लेकिन हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बीते दिनों इनके ही पीए के नौकर के घर ईडी द्वारा 37 करोड़ की बरामदगी हुई थी। लोकतंत्र खतरे में है। झारखंड के विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को आखिरकार आज प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर से 37 करोड़ रुपए से ज्यादा केस बरामद हुआ था। इसी मामले में ईडी ने आलमगीर को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी का आरोप है कि आलमगीर पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। एक दिन पहले मंगलवार को भी ईडी अधिकारियों ने केस बरामदगी मामले में आलमगीर आलम से लगभग 10 घंटे पूछताछ की थी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में घूसखोरी और वसूली के इस खेल का लिंक जुड़ा है। 13 नवंबर 2019 की एक गिरफ्तारी से जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के अंडर काम करने वाले जेई सुरेश प्रसाद वर्मी को 10,000 की रिश्वत लेते दबोचा था। सुरेश वर्मा वीरेंद्र राम के ही मकान में जमशेदपुर में रहता था। उसके घर पर 2.44 करोड़ केस मिला था, जिसके बारे में सुरेश ने ही बताया था कि यह पैसे वीरेंद्र राम के हैं, जो उनके रिश्तेदार आलोक रंजन ने रखे थे। इसके बाद इस मामले की जांच ईडी ने संभाल ली। ईडी की जांच में पता चला कि ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग में तगड़ा खेल चल रहा है। हर ठेके पर 3.2% का कमीशन सेट है। इसमें चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पास 0.3% पैसा ही आता था। बाकी पैसा नेताओं, अधिकारियों और इंजीनियरों के गैंग में बंट जाता था। यहीं से आलमगीर आलम, संजीव लाल समेत अन्य की भूमिका की जांच शुरू हो गई। आलमगीर आलम के खिलाफ ईडी अप्रैल 2022 से एक अन्य मामले में जांच कर रही है। वो अवैध खनन से जुड़ा मामला था। इस मामले में ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। छापेमारी के दौरान जहांगीर आलम के घर से लगभग 35 करोड़ रुपए का काला धन मिला था। वहीं बाद में संजीव लाल के ऑफिस में ईडी ने छानबीन की तो वहां पर भी करीब 2.5 करोड़ रुपए केस की बरामदगी हुई थी। इस तरह से दोनों लोगों के पास से 37 करोड़ से ज्यादा का केस मिला था। संजीव लाल और जहांगीर आलम फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं। हालांकि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने इस मामले में खुद को अलग करते हुए सफाई दी थी। वहीं आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दलितों, गरीबों, आदिवासियों, निरीह और जरूरतमंद लोगों के पैसों को लूटकर जो भी अपनी तिजोरी भरने का काम करेगा, तिजोरियों से पैसा निकालकर जन कल्याणकारी कामों में लगाया जाएगा। रकम बरामद हो गई है, सबूत है कि गिरफ्तारी होनी ही थी। कानून के सामने सब एक जैसे हैं, चाहे राजा हो या रंक। अपने पद और हैसियत का दुरुपयोग करते हुए कानून के साथ खिलवाड़ कर जो भी जनता के पैसों को लूटेगा, उसे तो हर हाल में गिरफ्तार होना ही चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। खटाखट ठकाठक पर जनता ने विश्वास नहीं किया तो कांग्रेस भी आ गई 10 किलो राशन वितरण स्कीम लेकर। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण स्कीम का मजाक उड़ाते उड़ाते संपूर्ण कांग्रेस इसी के सामने नतमस्तक हो गई। जब नरेंद्र मोदी गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तब यही कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी ने इतनी खराब हालत कर दी कि गरीबों को मुफ्त में राशन पर गुजर बसर करना पड़ रहा है। कांग्रेस में आज औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने अपनी हार को स्वीकार कर लिया गया है। थक तो वह पिछले हफ्ते ही गए थे। कांग्रेसी बीजेपी को कोस रहे थे कि बीजेपी राशन मुफ्त क्यों दे रही है और लोगों को भड़का रही थी। वोट ऐसा दो कि इंटरव्यू की लाइन में लगना पड़े, न कि राशन की लाइन में। अब क्या कहेंगे कांग्रेसी, अब खुद 10 केजी फ्री राशन दे रहे हैं।
केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त देने का जिक्र लगातार करती रही है। उसकी चुनावी कामयाबी में भी इस फ्री राशन को बड़ी वजह माना जाता रहा है। अब विपक्षी कांग्रेस ने 2 कदम आगे बढ़ाकर दावा कर दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन की चुनावों में जीत हुई तो गरीबों को 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। यह दावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश में किया है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां से 2014 में एनडीए को 73 तो 2019 में 64 सीटों पर जीत मिल चुकी है। यानी इंडिया गठबंधन के लिहाज से यूपी सीटों के मामले में बेहद अहम राज्य है। खड़गे ने कहा, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से गरीबों को मिलने वाले निःशुल्क राशन की मात्रा दोगुनी कर दी जाएगी। बीजेपी की आलोचना करते हुए खड़गे ने कहा, कांग्रेस खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई, आपने कुछ नहीं किया। यह बातें खड़गे ने सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। खड़गे ने पत्रकारों से कहा, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम गरीबों को 10 किलो मुफ्त राशन देंगे। मैं यह गारंटी के साथ कह रहा हूं क्योंकि हम पहले भी तेलंगाना और कर्नाटक समेत कई राज्यों में ऐसा कर चुके हैं। बता दें कि खड़गे का यह बयान प्रियंका गांधी के उस बयान के कुछ दिन बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीबों को हर महीने निःशुल्क राशन देने की मोदी सरकार की योजना कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा था, इससे आपका भविष्य नहीं बनेगा, यह आपको आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा। दरअसल पीएम मोदी समेत बीजेपी के अन्य नेता राजनीतिक रैलियों और अन्य मंचों पर निःशुल्क राशन व्यवस्था को उपलब्धि के तौर पर गिनाते हैं। वे गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं। इसका जिक्र बीजेपी ने घोषणा पत्र में भी किया है। पार्टी ने कहा कि वे सत्ता में आने के बाद 2019 तक इस योजना को जारी रखेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी कई रैलियों में वादा किया कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो गरीबों को बांटे जाने वाले राशन की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।